दिन था 13 दिसंबर 2000। यूपी के प्रयागराज में काम करने वाला धीरेंद्र नाम का एक जर्नलिस्ट अपने गांव जाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेता है। अगली सुबह यानी कि 14 तारीख को वो अपनी बाइक लेकर गांव के लिए निकल पड़ता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि धीरेंद्र उस दिन अपने घर नहीं पहुंचा और ना ही उसका फोन लग रहा था। देखते ही देखते अब एक दिन और बीत जाता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। और फिर 16 दिसंबर के दिन धीरेंद्र की वाइफ उसके ऑफिस में कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि वो 14 दिसंबर की सुबह ही घर के लिए निकल गया था। ये जानने के बाद उसकी फैमिली द्वारा प्रयागराज में ही रहने वाले उसके एक अंकल से कांटेक्ट किया जाता है और उसके वो अंकल जल्दी से उसके किराए वाले घर में जाकर चेक करते हैं, लेकिन धीरेंद्र वहां भी नहीं था। ये जानने के बाद उसके घर वाले उसे लेकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज उसे गायब हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धीरेंद्र बिना किसी को बताए कहीं चला गया हो। जिसके बाद 16 दिसंबर की शाम को ही उसकी फैमिली पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे ढूंढना शुरू किया जाता है। धीरेंद्र अपने इलाके का एक सच्चा और ईमानदार जर्नलिस्ट था। वो प्रयागराज के सबसे फेमस न्यूज़पेपर आज हिंदी दैनिक में काम करता था और उसका यूं अचानक से गायब हो जाना एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था कि आखिर धीरेंद्र इस वक्त कहां और किस हालत में है। अगर आप इस केस के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेस केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड राजा कुलंदर। ऑन द डे ऑफ 17 दिसंबर 2000 धीरेंद्र की मिसिंग रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस सबसे पहले प्रयागराज में उसके किराए वाले घर पे जाकर इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कि उन्हें इस घर पे कोई ऐसी लीड मिल जाए जिससे धीरेंद्र को ढूंढने में थोड़ी आसानी होती, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। आपको बता दूं कि ये वो टाइम था जब प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था और उसी वक्त एक जर्नलिस्ट का अचानक से यूं गायब हो जाना कोई आम बात नहीं थी और इसीलिए उस टाइम पर ये न्यूज काफी ज्यादा हाईलाइट भी हुई थी और अब पुलिस के ऊपर धीरेंद्र को ढूंढने का प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया था। जिसके बाद धीरेंद्र के साथ काम करने वाला उसका एक फ्रेंड उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाता है, जिससे पता चलता है कि उसने लास्ट टाइम एक रैंडम नंबर पे पूरे 5 मिनट तक बात करी थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा उस नंबर पे कॉल किया जाता है और आगे से एक औरत फोन उठाती है जो कि अपना नाम फूलन देवी बता रही थी। एक्चुअली फूलन देवी का मायका और धीरेंद्र का गांव एक ही था और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, जिससे पुलिस को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो ये औरत धीरेंद्र के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती है। दरअसल फूलन देवी शंकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से काउंसिल मेंबर थी और वो और उसका पति गांव की लोकल पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते थे। एक लोकल पॉलिटिशियन का एक जर्नलिस्ट को आधी रात को कॉल करना पुलिस को थोड़ा अजीब लग रहा था। जिसके बाद पुलिस फूलन देवी के घर जाती है और उससे धीरेंद्र के बारे में पूछा जाता है कि क्या वो यहाँ तुम्हारे घर आया था या फिर उससे तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी। तो वो कहती है कि नहीं, धीरेंद्र उनके घर नहीं आया और ना ही उससे उसकी कोई बात हुई थी। ये जानने के बाद पुलिस को उसके पति पर शक होने लगता है, लेकिन उस वक्त वो घर पे मौजूद नहीं था और फूलन देवी का कहना था कि वो शाम तक ही घर पहुंचेगा। पुलिस जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाह रही थी और इसीलिए वो लोग गांव के मेन रोड पे खड़े होकर फूलन देवी के पति के आने का वेट करने लगते हैं। अब देखते ही देखते शाम हो चुकी थी और तभी पुलिस को एक ग्रीन कलर की टाटा सुमो उनकी ओर आते हुए दिखती है। पुलिस गाड़ी को रोकती है और उसमें बैठे एक शख्स से उसका नाम पूछती है तो वो आदमी अपना नाम राम निरंजन और राजा कुलंदर बताता है और यही शख्स फूलन देवी का पति था। उस वक्त उसकी गाड़ी में राजा कुलंदर का ब्रदर इन लॉ वक्षराज भी उसके साथ बैठा था। खैर पुलिस को जिनकी तलाश थी वो उन्हें मिल चुके थे। जिसके बाद राजा कुलंदर और उसके ब्रदर इन लॉ वक्षराज दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाकर राजा कुलंदर से धीरेंद्र के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो पुलिस को बार बार यही कह रहा था कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। पुलिस समझ चुकी थी कि राजा कुलंदर इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलने वाला, इसीलिए पुलिस उसके ब्रदर इन लॉ से थोड़ा सख्त होकर पूछताछ करती है। वक्षराज पहले से ही थोड़ा नर्वस और डरा हुआ था और तभी उसे पूछताछ कर रहे ऑफिसर की नजर उसके जूतों की ओर पड़ती है जो कि उसके साइज के तो बिल्कुल भी नहीं थे। जिसके बाद उससे उन जूतों के बारे में पूछा जाता है जो कि दिखने में काफी महंगे लग रहे थे। वक्षराज कहता है कि मैंने ये जूते प्रयागराज से लिए हैं, साइज में थोड़े बड़े हैं लेकिन मुझे ये सस्ते में मिल गए थे तो मैंने इन्हें खरीद लिया। उसके हाव भाव देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि वो जरूर उनसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है।
जिसके बाद पुलिस उसे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, और स्पेशल ट्रीटमेंट से मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे। थोड़ा प्रसाद मिलते ही वक्षराज सब कुछ बताना शुरू करता है कि दरअसल जो जूते उसने पहन रखे हैं वो धीरेन्द्र पत्रकार के हैं। इसके बाद पुलिस उससे धीरेन्द्र के फोन के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि उसका फोन हमारी गाड़ी में पड़ा हुआ है। जैसे ही पुलिस उनकी गाड़ी चेक करती है तो उन्हें धीरेन्द्र का फोन उसी गाड़ी के अंदर मिलता है। ये सब देखने के बाद अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि धीरेन्द्र के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। इसके बाद पुलिस राजा कुलंदर से भी सख्ती से पेश आती है, और कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद फाइनली राजा कुलंदर अब टूट चुका था। वो पुलिस को बताता है कि दरअसल धीरेन्द्र अब इस दुनिया में नहीं है और उसी ने उसकी जान ली है। जैसे ही धीरेन्द्र की मौत की खबर उसके परिवार तक पहुंचती है तो पूरे घर में मातम छा गया था। इसके बाद पुलिस उससे ऐसा करने का रीजन पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, और ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमने उसे जान से ही मार दिया। जहां राजा कुलंदर बताता है कि दरअसल मेरे पास जो गाड़ी है वो चोरी की है, और ये बात धीरेन्द्र जान गया था। वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा था, और उसका कहना था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो इस बारे में न्यूज़पेपर में छाप देगा, और अगर ऐसा हो जाता तो मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जिसके बाद मैंने उसे पैसों के बहाने अपने फार्म हाउस पे बुलाया, और जैसे ही 14 दिसंबर की सुबह वो वहाँ पहुंचा तो मैंने अपने साले वक्षराज के साथ मिलकर उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली। पूरा दिन उसकी बॉडी मेरे फार्म हाउस पर थी, और जैसे ही रात हुई तो हम दोनों उसकी बॉडी को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद एक सुनसान जगह देखकर हमने अपनी गाड़ी रोकी और धीरेन्द्र की बॉडी को बाहर निकाला। मैं नहीं चाहता था कि कोई इस बॉडी की पहचान कर पाए, इसीलिए मैंने सारे सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी के कुछ हिस्सों को बाणसागर नाम के एक तालाब में छुपा दिया था। ये जानने के बाद प्रयागराज पुलिस रीवा पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आज से कुछ ही दिन पहले उन्हें उस इलाके में एक आदमी की बॉडी बिना कपड़ों के मिली थी, जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे पहचान पाना इम्पॉसिबल था। काफी दिनों तक जब उस बॉडी को कोई क्लेम करने नहीं आया तो हमने उसके कुछ फोटोज लेकर उसे एक जगह दफना दिया था। इसके बाद जैसे ही उनमें से एक फोटो धीरेन्द्र के भाई को दिखाई जाती है तो वो देखते ही समझ जाता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई धीरेन्द्र की है। जिसके बाद पुलिस धीरेन्द्र के कपड़े और उसके सर को उसकी बताई हुई जगह से रिकवर कर लेती है। अब इस सबसे ये साफ हो चुका था कि धीरेन्द्र अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी जान लेने वाला राजा कुलंदर है। धीरेन्द्र की फैमिली में उसकी वाइफ और 3 बच्चे थे, और इस घटना के लगभग 6 महीने बाद धीरेन्द्र की वाइफ की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके तीनों बच्चे अब अनाथ हो चुके थे। खैर, इस सब के बाद पुलिस उसके फार्म हाउस में जाकर मर्डर वेपन की तलाश कर रही थी। राजा कुलंदर ने बताया था कि उसने वो रिवॉल्वर गोबर के उपलों में छुपा रखी है, और जब पुलिस ने उस जगह को अच्छे से चेक किया तो उन्हें वहीं पर वो रिवॉल्वर मिल जाती है। अब पुलिस उस फार्म हाउस पे मौजूद उसकी हर एक चीज को अच्छे से चेक करने लगती है, और तभी उन्हें वहाँ एक सूटकेस दिखता है जिसमें राजा कुलंदर ने अपने कई सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। पुलिस अभी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर ही रही थी कि तभी उन्हें उस सूटकेस में एक डायरी मिलती है, जिसके पहले पेज पर लिखा हुआ था राजा की डायरी। उस डायरी के एक पेज पर उसने टोटल 14 लोगों के नाम लिखे हुए थे, और सबसे लास्ट में वहाँ धीरेन्द्र सिंह का नाम भी मौजूद था। पुलिस नोटिस करती है कि उन सभी नामों को उसने क्रॉस कर रखा था, और जब उससे इसका रीजन पूछा गया तो उसका कहना था कि उसने इन सभी लोगों को मार दिया है। उस डायरी में लिखा पहला नाम था काली प्रसाद श्रीवास्तव का, जो कि उसी के साथ जॉब करता था। दरअसल राजा कुलंदर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में एज अ 4th क्लास एम्प्लॉय जॉब करता था, और वहीं उसकी जान पहचान काली प्रसाद से हुई थी। 25 जनवरी 1997 रोज की तरह काली प्रसाद उस दिन भी घर से काम के लिए निकले थे, लेकिन रात को जब वो वापस घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वालों को चिंता होने लगती है। अगले दिन यानी कि 26 तारीख को काली प्रसाद की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी जाती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढना शुरू करती है। लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी काली प्रसाद का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो अचानक से कहां गायब हो गए। दूसरी ओर उनकी फैमिली भी अपनी तरफ से उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, और इसमें राजा कुलंदर भी उन लोगों की हेल्प कर रहा था। इसके बाद पुलिस राजा कुलंदर से काली प्रसाद को मारने का रीजन पूछती है, तो वो बताता है कि दरअसल कुछ टाइम पहले उसने मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे, ये कहकर कि वो जल्द ही उन पैसों को उसे वापस लौटा देगा। लेकिन जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो वो पैसे लौटाने से मना कर रहा था। मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से पैसे नहीं देने वाला, इसलिए एक रात मैंने उसे अपने फार्म हाउस पे बुलाया और उसे मारकर उसकी बॉडी को वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। वहीं उसकी डायरी में लिखा दूसरा नाम मोहम्मद मोइन का था। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, और मोइन भी काली प्रसाद की तरह उसी के ऑफिस में काम करता था। राजा कुलंदर का कहना था कि उसने भी मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो उन पैसों को लौटाने से मना कर रहा था। मोइन कहता था कि वो ब्लैक मैजिक जानता है,
और उससे पैसे निकलवाना इतना भी आसान नहीं था। इसलिए एक दिन ऑफिस के बाद मैं उसे यमुना के ब्रिज के ऊपर ले गया। उस टाइम पर काफी रात हो चुकी थी और वहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। जिसके बाद मैंने सही मौका देखकर अपना चाकू निकाला और उससे मोइन की जान ले ली। मोइन की बॉडी को यमुना जी में डालकर मैं उसका सर अपने साथ ले आया था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया था कि उसे काली प्रसाद जैसा तेज दिमाग और मोइन की काली शक्तियों का ज्ञान हासिल करना था, जिसके लिए उसने उन दोनों के दिमाग को उबालकर वो उसे पी गया था। उसकी ये सब बातें सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले शौक में थे। वो जैसे जैसे अपने राज खोल रहा था तो धीरे धीरे उसके अंदर का शैतान भी सामने आ रहा था। इसके बाद पुलिस उसकी बताई हुई जगह पे जाकर खुदाई करती है तो उन्हें वहां से एक ह्यूमन स्केलेटन और 2 स्कल्स बरामद होते हैं। उन दोनों स्कल्स को अलग अलग कलर किया गया था, जिसमें से काली प्रसाद के स्कल पर उसने लाल और मोहम्मद मोइन के स्कल को उसने सफेद रंग से रंग दिया था। जैसे ही ये खबर मीडिया के थ्रू बाहर आई तो इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये जानने के बाद लोगों में राजा कुलंदर को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था कि वो उसके लिए पब्लिक ट्रायल की मांग कर रहे थे ताकि बिना को टाइम वेस्ट किए उसे उसके किए की सजा मिल सके। राजा कुलंदर की डायरी में लिखे उन 14 नामों में से सिर्फ 3 जनों की बॉडीज ही पुलिस को बरामद हुई थी और बाकी के 11 लोगों के साथ उसने क्या किया था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके बाद राजा कुलंदर पे धीरेन्द्र, काली प्रसाद और मोहम्मद मोइन को जान से मारने के लिए उसके ऊपर कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। जैसे ही जज के सामने ये केस आया तो राजा कुलंदर खुद को निर्दोष कहने लग गया था। उसका कहना था कि वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। और उसने जो बातें पुलिस के सामने कन्फेस करी थी, कोर्ट पहुंचते ही वो उन सभी बातों से मुकर गया था। उसका कहना था कि उसने ये इल्जाम सिर्फ पुलिस के डर से अपने ऊपर लिए थे। राजा कुलंदर की बातें और उसका बिहेवियर देखने के बाद उसके कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिए गए थे, जिसमें कुछ चीजें सामने आई थी। जैसे कि राजा कुलंदर को लगता था कि एक आदिवासी होने की वजह से गांव के दूसरे बड़े लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वो चाहता था कि उसका नाम हो, लोग उसकी इज्जत करें, और इसीलिए उसने अपना नाम राम निरंजन से बदलकर राजा कुलंदर रख दिया। और उसने डाकू फूलन देवी से इंस्पायर होकर अपनी वाइफ गोमती देवी का नाम बदलकर फूलन देवी कर दिया था। साथ ही उसके 3 बच्चे भी थे और उन तीनों बच्चों के नाम थे अदालत, जमानत और आंदोलन। हालांकि एक नॉर्मल इंसान अपने बच्चों को इस तरह के नाम नहीं देता, लेकिन ये सब करने से उसे फील होता था कि कानून उसकी जेब में है और वो यहाँ का राजा है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा कुलंदर का सपना था कि वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन वो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। इसीलिए उसने अपनी वाइफ फूलन देवी को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर के चुनाव में खड़ा किया और फूलन देवी वो चुनाव जीत भी गई थी। फूलन देवी तो बस एक मोहरा थी, लेकिन उस चुनाव में असली किंग मेकर राजा कुलंदर था, जिसकी वजह से फूलन देवी वो चुनाव जीत पाई थी। इस चुनाव को जीतने के बाद उसकी डिजायर और ज्यादा बढ़ गई थी और अब वो एमएलए बनने की सोच रहा था। लेकिन उससे पहले ही उसे कई लोगों की जान लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ट्रायल के दौरान वो बार बार यही कह रहा था कि ये उसके दुश्मनों की चाल है। वो लोग नहीं चाहते कि राजा कुलंदर चुनाव में खड़ा हो, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद कई सालों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा और फिर पूरे 12 साल बाद मार्च 2012 में राजा कुलंदर और उसके ब्रदर इन लॉ वक्षराज को मल्टीपल मर्डर्स के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। और आज 2025 में राजा कुलंदर प्रयागराज की एक जेल में अपने किए की सजा काट रहा है। खैर, आपको बता दूं कि राजा कुलंदर के कैनिबलिस्ट होने वाली बात कोर्ट में कभी साबित नहीं हो पाई और वो खुद भी हमेशा इस बात से इनकार ही करता रहा। इसके बाद उसकी डायरी में जो 14 नाम थे, उनमें से कुछ लोग बाद में जिंदा पाए गए थे। इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि उसने उन सभी 14 के 14 लोगों को मार दिया था। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।